हेलो बच्चों, स्वागत है आपका DSIS क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और ये वर्ल्ड हिस्ट्री की जो क्लास है, जो लेक्चर है विश्व इतिहास, वो इसलिए है क्योंकि MPPSC 2019 प्रारंभिक परीक्षा का रिजल्ट जारी हो चुका है। और MPPSC 2019 जो कि जनवरी महीने में उसकी मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस आयोजित होने जा रहा है। तो काफी दिनों से बच्चों की प्रैक्टिस छूट गई होगी। वर्ल्ड हिस्ट्री को 19 के बाद से सिलेबस से हटा दिया गया था। तो अब इन 90 दिनों में कैसे पढ़ना है और क्या कर सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ें हों जिनको जल्दी से तैयार करके उनका एक लिखित अभ्यास आपका हो जाए, इसलिए मैं आपकी मदद के लिए यहाँ पर प्रस्तुत हुआ हूँ ये वीडियो लेकर। तो बच्चों, वर्ल्ड हिस्ट्री को किसी भी पेपर को, पेपर फर्स्ट को भी छोटे छोटे सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपको पढ़ना चाहिए। और पढ़ना चाहिए मतलब याद कर लेना चाहिए। तो बच्चों, आज हम शुरू कर रहे हैं वर्ल्ड हिस्ट्री और मैं आपको आज चर्चा करने जा रहा हूं आपके साथ पुनर्जागरण की। 1.1 टॉपिक है वर्ल्ड हिस्ट्री का, पुनर्जागरण या रेनेसा। यूरोप के संदर्भ में हमें इसको जानना है, चर्चा करनी है। तो बच्चों, असल में पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म भी कह सकते हैं। ठीक वैसे ही मान लीजिए जैसे आप रात को सोए हो और सुबह आपको 6 बजे उठना हो, लेकिन आपकी नींद अचानक से 3-4 बजे आपकी नींद खुल गई। फिर से आपने देखा कि 4 ही बज रहे हैं, तो आप फिर से बिस्तर पर जाके सो गए और एकदम अचानक से 6 बजे आपकी दोबारा से नींद खुली। आपको ध्यान आया कि हाँ, मुझे 6 बजे ही उठना है। इस प्रक्रिया को कहेंगे फिर से जागना। तो इसी को फिर से जागना या पुनर्जागरण जागरण नाम दिया गया। देखिए, 3 मार्कर्स में ये परिभाषा पूछी जा सकती है, पूछी जाती रही है कि व्हाट इज रेनेसा या पुनर्जागरण क्या है। तो पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ है पुनर्जन्म और सीमित शब्दों में इसका प्रयोग यूनान और रोमन के प्राचीन विज्ञान के प्रति फिर से उत्पन्न रुचि के लिए होता है। आपके लिए बहुत अच्छा होगा अगर आप इन दोनों लाइन को याद कर लें। और याद करने का सेंस ये होता है कि जब आप लिखने बैठते हैं तब आपको उस समय सोचने का वक्त नहीं होता। तो किसी भी चीज को उस हद तक पढ़ना होता है कि वो आपके फिंगर टिप पर आ जाए और सोचने का मौका ना मिले। आपकी फिंगर टिप पर जैसे ही आपने प्रश्न देखा पुनर्जागरण क्या है, तो आपकी स्टार्टिंग हो जाए। पुनर्जागरण का शाब्दिक अर्थ होता है फिर से जागना या पुनर्जन्म, और सीमित शब्दों में इसका प्रयोग यूनान और रोमन के प्राचीन ज्ञान विज्ञान के प्रति फिर से उत्पन्न रुचि के लिए होता है। अगर हम विस्तृत रूप में पुनर्जागरण की चर्चा करें या इस शब्द को थोड़ा और ब्रॉड स्तर पर लेके जाएं, तो अपने गौरवमय अतीत से प्रेरणा लेकर नव निर्माण की ओर अग्रसर होना कहा जा सकता है। जैसे हम सतयुग की बात करते हैं, सतयुग बहुत अच्छा था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापर आया, फिर कलयुग आया। मतलब जो पहले स्थितियां विकसित हुआ करती थी, आगे चल चल के वो खराब हो गई। और कभी ना कभी ऐसा ऐसा वक्त आता है जब इंसान ये सोचता है कि हमारा पहले का प्राचीन ज्ञान और विज्ञान बहुत अच्छा था, अगर हम दोबारा से उसको प्रयोग करें तो आज भी हम अपनी दशा और दिशा दोनों सुधार सकते हैं। तो पुनर्जागरण को अगर विस्तृत रूप में समझा जाए तो अपने गौरवमय अतीत से प्रेरणा लेकर नव निर्माण की ओर अग्रसर होना इसको कहा जा सकता है। और पुनर्जागरण केवल प्राचीन ज्ञान या प्राचीन यूनान तथा रोम की उपलब्धि की जानकारियों तक ही सीमित नहीं था। इसका संबंध कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्रों में हुए परिवर्तनों से भी था। मतलब जिस दौर में लोगों का संबंध कला, धर्म, साहित्य, विज्ञान, आर्थिक क्षेत्र या राजनीतिक क्षेत्र से रहा ही नहीं गया, आम आदमी इस तरफ देख ही नहीं पा रहा था, उस दौर में इस पुनर्जागरण के फलस्वरूप इस कला, धर्म, साहित्य और इन सभी क्षेत्रों में भी परिवर्तन, सुखद परिवर्तन या पॉजिटिव चेंजेस आए। तो इसको कोई घटना नहीं कहेंगे, ये एक मनोवृत्ति या मानसिकता रही थी। जो कभी अगर कोई व्यक्ति कभी गुलाम रहा हो,
उसकी मानसिकता गुलामी की मानसिकता थी, लेकिन कभी किसी ने उसको बताया कि ऐसा आवश्यक नहीं है कि आप गुलाम रहो हमेशा, अगर आप चाहो तो इस गुलामी से मुक्ति भी पा सकते हो। तो ये मनोवृत्ति बदलने जैसा था, और मनोवृत्ति बदलना कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है, सोच बदलने में बहुत बहुत लंबा वक्त लग सकता है। तो इसलिए यहां पर कहा गया कि ये कोई घटना नहीं है, ये एक नवीन मनोवृत्ति थी, नया एटीट्यूड था। एटीट्यूड मतलब सोच, जिसका प्रमुख केंद्र क्या बना, जिसका प्रमुख केंद्र इटली बना। लेकिन धीरे धीरे नहीं, बहुत जल्दी ये यूरोप के संपूर्ण स्थानों पर फैल गया। तो जब भी हम पुनर्जागरण की बात करेंगे, वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करेंगे, तो ये यूरोप के इर्द गिर्द ही घूमता रहा है। अगर हम डेविस की बात करें तो डेविस के मतानुसार मानव के स्वतंत्रता प्रिय और साहसी विचार जो मध्य युग में जकड़ गए थे, उन्हें दोबारा से आत्मसात करना पुनर्जागरण कहलाता है। सभी ने अपनी अपनी परिभाषा दी। मतलब डेविस के अनुसार मानव के स्वतंत्रता प्रिय साहसी विचार जो मध्य युग में जकड़ गए थे, उन्हें दोबारा से आत्मसात करना पुनर्जागरण कहलाता है। और इसकी अगर हम अवधि की बात करें बच्चों, तो हम मध्यकालीन या मध्ययुग की जो बात कर रहे हैं वो 1400 से लेकर 1700 ईस्वी मानी जाती है। चलिए हम और इसको थोड़ी सी विस्तार में चर्चा करें कि यूरोप की जब हम बात करते हैं तो यूरोप की सभ्यताओं को 3 कालक्रमों में बांटा गया है। कितने कालक्रमों में? 3। अमूमन हम इतिहास भी 3 ही पढ़ते हैं कि भाई प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। इसी तरीके से अगर हम सभ्यताओं की भी बात करते हैं तो यही सभ्यताएं होती हैं। प्राचीन इतिहास मतलब हमारी सभ्यता का उदय, मध्य में जाकर कहीं ना कहीं हम समस्या में आए होंगे, और जब हम आधुनिक भारत की बात करते हैं तो फिर से नए बदलाव आते हैं, पुरानी चीजें जाती हैं, जैसे कई प्रथाओं का अंत हुआ, सती प्रथा, बाल विवाह, बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो रूढ़िवादी विचार के रूप में स्वीकार की गई थी। आधुनिक काल में आते आते पुनर्जागरण के फलस्वरूप वो खत्म मानी जाती हैं और समय के साथ वो खत्म हो जाती हैं। तो यूरोप की सभ्यताओं को भी 3 कालों में बांटा गया। सबसे पहला जो शब्द है प्राचीन सभ्यता, इसको गोल्डन पीरियड कहा जाता है। नंबर 2 मध्यकालीन सभ्यता या डार्क सत्र इसको कहा जाता है, क्योंकि इस सत्र में फ्यूडल सिस्टम, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवादी व्यवस्था। और ये मध्यकालीन समझता, जितनी भी मध्यकालीन सभ्यता की बात करेंगे, मध्यकालीन सत्र की बात करेंगे, ये फ्यूडल सिस्टम के इर्द गिर्द ही घूमता रहता है। क्या है फ्यूडल सिस्टम, में आपको आगे चर्चा करके बता रहा हूं। नंबर 3 जो कालक्रम हम मानेंगे उसको हम पुनर्जागरण कहेंगे। तो यूरोप की सभ्यताओं को असल में 3 कालखंडों में बांटा गया। नंबर 1 प्राचीन सभ्यता या गोल्डन पीरियड, नंबर 2 मध्यकालीन सभ्यता या फ्यूडल सिस्टम या डार्क सत्र, नंबर 3 पुनर्जागरण। हम आगे बढ़ते हैं। प्राचीन सभ्यताओं की अगर चर्चा करें तो इनको भी 2 भागों में बांटा जा सकता है। जैसे ही आपसे मैंने प्रश्न किया कि आप बताइए यूरोप की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में, तो आप स्टार्ट यहां से कर सकते हो कि यूरोप की सभ्यताओं को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्राचीन सभ्यता या गोल्डन पीरियड, मध्यकालीन या डार्क सत्र या फ्यूडल सिस्टम, थर्ड पुनर्जागरण। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे यूरोप की प्राचीन सभ्यता की, जिसको 2 भागों में बांट के देखा जा सकता है, यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। अब यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता को आप इस तरीके से देखिए, जैसे कि हमारे हिंदुस्तान की जब हम बात करते हैं तो सिंधु घाटी सभ्यता की जब हम बात करते हैं तो हम अच्छी नगरीय सभ्यता, प्रशासन व्यवस्था, गणतंत्र प्रणाली बेशक नहीं उतनी तीव्र थी, लेकिन झलक उसकी थी, नगर नियोजन और व्यापार व्यवसाय। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं नजर आती हैं। और जैसे ही हम वैदिक कल्चर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे ही आर्यों की बात करते हैं, तो वहां अच्छे योद्धाओं की बात की जाती है, शस्त्रों की बात की जाती है, नए प्रयोगों की बात की जाती है, और जाहिर सी बात है दार्शनिक दर्शन की बात की जाती है, क्योंकि वेद के प्रणेता आर्य रहे। तो इसी तरीके से जब हम यूरोप की प्राचीन सभ्यता की बात करेंगे तो 2 विषयों में बात करेंगे, एक तो यूनानी सभ्यता और दूसरा रोमन सभ्यता। तो यूनानी सभ्यता की विशेषताओं में 4 चीजें आप याद रखेंगे। अच्छे योद्धा, यानी कि युद्ध नीति पर आश्रित ये सभ्यता रही होगी। दार्शनिक, दर्शन से प्रेरित रही होगी। नए प्रयोग और शस्त्रों से रहित रही होगी, सहित रही होगी। और जब हम रोमन सभ्यता की बात करते हैं तो नगरीय सभ्यता, प्रशासन सभ्यता, यहाँ युद्ध जैसी किसी बात की चर्चा नहीं है। साम्राज्यवादी व्यवस्थाएं थोड़ा लेट शुरू होती हैं। ऐसी स्थिति में जब हम युद्ध की चर्चा नहीं करते तो साम्राज्य विस्तार की भी चर्चा नहीं करते, और जब हम साम्राज्य विस्तार की चर्चा करते हैं तो हम युद्ध की बात करते हैं।
तो रोमन सभ्यता की विशेषताओं में आप कहोगे कि अच्छी नगरीय सभ्यता, प्रशासन व्यवस्था, गणतंत्र प्रणाली, नगर नियोजन और व्यापार व्यवसाय। तो इसके आगे बढ़ते हैं बच्चों मध्यकालीन यूरोप पर। तो मध्यकालीन यूरोप के बारे में मैंने आपको बताया था, ये बड़ा डार्क सत्र या इसको नर्क कहा जा सकता है, ये फ्यूडल सिस्टम के कारण। फ्यूडल सिस्टम मतलब सामंतवादी व्यवस्था। तो मध्यकालीन यूरोप की सबसे प्रमुख विशेषता थी सामंतवाद, जो कि मूलतः एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी। ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शहरी अर्थव्यवस्था में सबसे प्रमुख अंतर शिक्षा का होता है। शिक्षा के बिना विश्वास का अभाव होता है, अविश्वास पैदा होता है, सकारात्मकता नहीं आती, नकारात्मकता की तरफ हम बढ़ते जाते हैं। तो मध्यकालीन यूरोप की जब हम बात करते हैं तो प्रमुख विशेषता इसकी सामंतवाद थी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये विश्व इतिहास के संदर्भ में ही सामंतवादी व्यवस्था का उल्लेख किया गया है, पूरे विश्व की जब हम बात करते हैं तो मध्यकाल डार्क सत्र सभी के लिए रहा ही है। तो सामंतवाद क्या था या इसका क्या असर, क्यों इसके कारण इस सत्र को डार्क सत्र कहा गया है या नरक की संज्ञा दी गई है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें किसानों को अपने उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा लगान या करों के रूप में सामंतों को देना पड़ता था, अथवा बिना किसी भुगतान के श्रम करना पड़ता था। इसका अर्थ होता है बेगार। बिना किसी भुगतान के श्रम करने का मतलब होता है बेगार। आपने सुना होगा बैठे से बेगार भली, मतलब बेगार यानी कि आपको उस काम के बदले में कोई मूल्य प्राप्त नहीं होने वाला। तो सामंतवाद एक तरीके से उत्पीड़न की व्यवस्था थी, और खास तौर से उन श्रमिक वर्गों के लिए जिनको बिना भुगतान के श्रम करना पड़ता होगा और एक तरीके से बेगार करना पड़ता होगा, और वो बंधुआ कहलाते होंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अगर सामंतवाद अंग्रेजी शब्द फ्यूडल का हिंदी अर्थ है। फ्यूडल शब्द फ्यूड से बना है और इसका अर्थ ऐसा कुछ भूमि भाग जो सेवा करने की कुछ शर्तों पर उस भूमि स्वामी द्वारा सामंतों को दे दिया जाता है। जैसे मेरे पास भूमि है, मैंने भाई किसी विशेष टाइप के तहत किसी को उसमें खेती करने के लिए दे दी। मैंने कुछ शर्तों के तहत किसी विशेष व्यक्ति को उस भूमि उपार्जन के लिए, उस भूमि में फसलें उगाने के लिए मैंने उसको भूमि एक तरीके से किराए पर या अपनी शर्तों पर उसको प्रदान कर दी, और जिन लोगों को ये भूमि प्रदान की गई उनको सामंत कहा गया। हम आगे बढ़ते हैं। सामंतवादी सिस्टम आखिर था क्या और किस तरह के जुल्म थे या कैसी अर्थव्यवस्था थी? अगर हम इस अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इसमें मोटिवेशन की कोई गुंजाइश नहीं थी, जैसा चल रहा है उससे भी बुरा होता गया आगे। अब इस सामंतवादी व्यवस्था का क्रम क्या था, मतलब कौन ऊपर था, उसके बाद कौन था, उसके बाद कौन था? तो हम सब आज तक सुनते आए हैं राजा। राजा को ईश्वर का दर्जा दिया जाता था। क्यों? क्योंकि राजा पूरी भूमि का मालिक होता था, यानी कि पदक्रम में इसकी स्थिति सबसे ऊपर थी। लेकिन ये पूरी तरीके से लॉर्ड पर आधारित होते थे। लॉर्ड को ड्यूक भी कहा जाता था, अर्ल भी कहा जाता था। तो राजा लॉर्ड पर आश्रित इसलिए होते थे क्योंकि लॉर्ड ही उनको सेना, लगान, धन आदि की आवश्यकताओं की पूरी करते थे। लॉर्ड के द्वारा ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी। अब ये लॉर्ड होते कौन थे? जिनको ड्यूक भी कहा जा सकता था और अर्ल भी कहते थे। लॉर्ड वो लोग थे जिन्हें राजा अपनी जागीरें बांटता था। राजा पूरी भूमि का स्वामी था और अपनी भूमि का आवंटन वो लॉर्ड में करता था, और जिनमें जागीरें बांटता था उनको लॉर्ड या ड्यूक या अर्ल कहा जाता था। अब इनके कामों में राजा का कोई हस्तक्षेप इसलिए नहीं था क्योंकि राजा शर्तों के अधीन इनको अपनी जागीरें देता था। उनकी शर्तें पूरी हो तो राजा को कोई लेना देना नहीं था। तो राजा का इनके कामों में कोई हस्तक्षेप नहीं था। इसी कारण ये सामंतवादी व्यवस्था अत्यधिक शक्तिशाली हो गई और कालक्रम में और ज्यादा होती गई, क्योंकि अलग अलग जगह के लॉर्ड का अलग अलग कानून था और अपने अपनी जागीर में जागीरदार, इनको जागीरदार शब्द का प्रयोग हम अपने यहाँ करते हैं,
तो इनको जागीरदारों को इनको लॉर्ड कहा जाता था और अपनी जागीर के अंदर ये सर्वशक्तिशाली हुआ करते थे और कभी कभी इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि न तो वो राजा की चिंता करते थे ना उनने क्या आदेश दिए उसकी भी उनको चिंता इसलिए नहीं थी क्योंकि लॉर्ड ही उनको सब कुछ मुहैया करा रहे थे। लॉर्ड के अंडर में ही सेना थी और लॉर्ड के अंदर में ही लगान था, मतलब पैसा भी राजा को वो कमा के दे रहे हैं और राजा की सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उन्हीं के पास है, तो राजा ज्यादा कुछ कर नहीं सकता क्योंकि राजा भी खतरे। तो लॉर्ड, अब लॉर्ड के नीचे बैरन होते थे, बैरन। अब बैरन कौन होते थे? बैरन वो लोग होते थे जिनको ये लॉर्ड अपनी जागीर में से कुछ भाग बांट देते थे। अब उससे इन लॉर्ड को फायदा क्या होता था? अपनी जागीर बांट देने से भूमि के बदले ये बैरन क्या करते थे? लॉर्ड को सैन्य सहायता देते थे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज, जैसे ही साम्राज्यवाद स्टार्ट हुआ या भूमि के लिए संघर्ष होना शुरू हुआ, तब से ही सेना या सैनिक वर्ग का बहुतायत में उदय होने लगा और कोई भी राजा अगर अपनी राजगद्दी पर बैठना चाहता है तो उसके पास विशेष सेनापति होना चाहिए और उस सेनापति के अधीन बहुत सारी सेना होना चाहिए जो उसके राज्य की रक्षा कर सके और राजा की रक्षा कर सके। तो बैरन वो लोग होते थे जिनको लॉर्ड ने अपना सेनापति की तरह नियुक्त किया। तो बैरन क्या करते थे? लॉर्ड को सैन्य सहायता देते थे, इसके बदले में लॉर्ड क्या देते थे? उनको अपनी जागीर में से कुछ हिस्सा दे देते थे। अब बैरन के नीचे होते थे नाइट्स। नाइट्स मतलब सैनिक वर्ग, यानी कि वो जो बैरन के कहने पर अपनी जान तक न्यौछावर कर सकते थे लॉर्ड के लिए, और लॉर्ड वो जो राजा के लिए सब करता था, इसलिए क्योंकि राजा ने उसको पूरी भूमि प्रदान की थी। अब नाइट्स योद्धा या सैनिक वर्ग होता था, इनका सीधा सीधा सिंपल सा काम होता था कि युद्ध लड़ना है और जो बैरन ने कहा वही करना है, क्योंकि इनके स्वामी बैरन होते थे। इसके बाद कृषक वर्ग आता है, जो विश्व में किसी भी देश के, जब हम प्राचीन इतिहास की बात करेंगे और प्राचीन इतिहास से जैसे जैसे सभ्यता आगे आई, चाहे हम अपने भारतवर्ष के इतिहास की बात करें, ये एक जैसा ही दौर था। जब हम भारत की बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बाद आर्य लोग भारत आए और 1500 से लेकर 600 ईसा पूर्व तक ये ऋग्वैदिक काल की हम चर्चा करते हैं, और जब हम 600 या 700 ईसा पूर्व की बात करते हैं तब से भूमि का संघर्ष हमें दिखाई देता है। तो हमारे भारत में ये संघर्ष कुछ पहले हुआ करता था और बहुत पहले हो गया था, उस होना शुरू हो गया था। उसके बाद भी स्थितियां खराब नहीं हुई जब तक कि विदेशी आक्रमणकारी भारत नहीं आए। तो कृषक वर्ग किसी भी स्थिति में जहां भी मजदूरी पैदा हुई, 600 ईसा पूर्व के आसपास गंगा जमुना मैदानों की सफाई हुई, बहुत बड़े पैमानों पर श्रम की आवश्यकता हुई और मजदूर वर्ग का उदय हुआ, और ये मजदूर वर्ग ही असल में कृषक वर्ग कहलाया। तो वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कृषक वर्ग बहुत शोषित वर्ग रहा है। हमारे भारत में भी कृषक वर्ग हमेशा से शोषित रहा है और आज भी शोषित सा प्रतीत होता है, क्योंकि आज भी विकसित नहीं हुआ है। लेकिन जब हम वर्ल्ड हिस्ट्री की बात करते हैं और सामंतवाद की बात करते हैं, तब इन कृषकों को 4 प्रकार के कृषकों में बांट दिया गया था। सबसे पहले नंबर पर आते थे स्वतंत्र कृषक, इंडिपेंडेंट फार्मर्स। अब ये स्वतंत्र कृषक क्या होते थे? स्वतंत्र कृषक वो होते थे जिनको लॉर्ड अपनी जमीन देता था और वो अपनी जमीन पर कुछ हिस्से पर जो उनको जमीन मिलती थी उन पर खेती करते थे, क्योंकि वो जमीन उनको लॉर्ड से यानी कि सामंत से प्राप्त होती थी। उसी जमीन पर वो खेती करते थे, बदले में लॉर्ड्स को यानी कि सामंत को वो लगान देते थे। तो अगर हम अच्छी कृषकों व्यवस्थाओं की बात करें तो इनमें नंबर 1 पोजीशन पर आते थे स्वतंत्र कृषक, जो कम से कम सामंतों से जमीन किराए पर लेते थे, लगान पर लेते थे, और उस जमीन के बदले में जो भी निर्धारित लगान थी वो उन सामंतों को चुकाते थे। दूसरे नंबर पर आते हैं कृषि दास। कृषि दास कुछ निश्चित अवधि में जागीरदारों के यहाँ कृषि करते थे, मतलब कुछ समय उनको जागीरदारों के यहाँ यानी कि सामंतों के यहाँ कृषि करना पड़ता था, और जो बचा हुआ टाइम था वो अपने यहाँ पर अपने खेतों में खेती कर सकते थे। मतलब ये पूरी तरीके से स्वतंत्र नहीं थे, इनको अपन आधा स्वतंत्र कह सकते हैं, और इनको हम कृषि दास शब्द से
याद रखेंगे। तो 4 वर्गों में बांटा गया कृषक वर्ग को। सबसे पहला स्वतंत्र कृषक, जो क्या करता था, जो सीधे सामंतों से जमीन लेता था और उस पर खेती करता था, उसके बदले में लगान देता था। कृषि दास क्या होते थे? कृषि दास वो लोग होते थे जो कुछ निश्चित अवधि तक तो सामंतों के यहाँ खेती करते थे और बचे हुए वक्त में वो अपने यहाँ खेती करते थे, मतलब आधे स्वतंत्र हुए। इसके बाद आते थे दास्तकार। अब दस्तकार या इनको हम दास कृषक कह लेंगे, और यही मुख्य परेशान कृषक कहेंगे, दास कृषक, क्योंकि इनकी संख्या सबसे ज्यादा थी और ये अपने अधिपति या जो इनके जिनका मालिक था उनके द्वारा दिए गए काम, क्या क्या काम होते होंगे, उनके खेतों पे काम करना, भाई मकान बनाना है तो भवन बनाना, सड़क बनाना है तो सड़क निर्माण, जो भी काम, इसके अलावा जो भी काम जो उनके मालिक ने कह दिया वो उनको करना पड़ता था और ये सेवाएं बेकार कहलाती थी, मतलब इसके बदले में उनको कोई मूल्य नहीं मिलता था। ये दास कृषक ही असल में बंधुआ मजदूर की संज्ञा इनको दी जाती है, क्योंकि ये अपनी इन सेवाओं के बदले मजदूरी नहीं मांग सकते थे। और जागीरदार के यहाँ जागीरदार कभी भी किसी भी वक्त इन्हें किसी भी काम के लिए बुला सकते थे और जिस जगह ये काम कर सकते हैं ये वहीं काम करेंगे, इनको वहीं सोना होगा, वहीं खाना होगा। अगर इन्होंने भागने का प्रयास किया तो इनके लिए बहुत कड़े पनिशमेंट का प्रावधान था, बहुत कठिन दंड इनको दिए जाते थे, इन पर बहुत सारे प्रतिबंध थे। वो कभी भी उस भूमि को छोड़कर नहीं जा सकते थे और जिस पर वो काम कर रहे हैं, और अगर गए भागने का प्रयास किया तो भाई उनको दंड की व्यवस्था थी। तो ये सबसे ज्यादा परेशान कृषक थे जो दास कृषक कहलाए, या इन्हीं को ही हम दस्तकार कहते हैं। तो अगर कृषक वर्ग की बात की जाए तो मुख्य रूप से हम 3 कृषक वर्ग की बात करेंगे। स्वतंत्र कृषक जो सामंतों से खेत लेकर लगान देते थे, कृषि दास जो सामंतों के यहाँ भी काम करते थे, अपनी भूमि पर भी काम करते थे, और दास कृषक जिन्होंने सामंतों के यहाँ ही उनको पूरी जिंदगी बितानी थी, उनके कोई अधिकार नहीं थे और बहुत सारे कड़े प्रतिबंध थे उनके ऊपर, भागने का प्रयास नहीं कर सकते थे और भागने का प्रयास जैसे ही करेंगे तो उनको दंड की व्यवस्था थी। अपने कार्य के लिए वो किसी भी मूल्य की डिमांड नहीं कर सकते थे, इन सेवाओं को बेकार कहा जा सकता था। तो ये डार्क सत्र था, इसको बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था को चालू रखने जैसे कोई प्रमाण समझ में नहीं आ रहे थे इस दौर में, लेकिन जहां अंधकार गहरा होता है वहां रोशनी की हल्की सी किरण भी नजर आती है। 7वीं शताब्दी में, लगभग 700 ईस्वी में, अरबों ने फिलिस्तीन जीत लिया। अरब लोगों ने फिलिस्तीन जीत लिया और फिलिस्तीन कोई ऐसा वैसा स्थान नहीं है। 21वीं सदी आज भी फिलिस्तीन ईसाइयों, यहूदियों और मुस्लिमों तीनों की आस्था का केंद्र है। और जैसे ही अरबों ने फिलिस्तीन जीत लिया, जो उस समय ईसाइयों का ही प्रमुख धार्मिक केंद्र था, और इन्होंने फिलिस्तीन जीता, वैसे धर्म युद्ध का प्रारंभ हो गया। धर्म युद्ध क्रूसेड नाम से जाना जाता है। आपसे 3 मार्कर्स में ऐसा पूछा भी जा सकता है, व्हाट इज क्रूसेड, या धर्म युद्ध क्या है। धर्म युद्ध 700 ईस्वी में जब अरबों ने फिलिस्तीन जीत लिया, जो ईसाइयों का प्रमुख धार्मिक केंद्र था, इसके साथ ही क्रूसेड यानी कि धर्म युद्ध का प्रारंभ हुआ। लेकिन हर घटना के पीछे के 2 कारण होते हैं, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। क्रूसेड का भी सकारात्मक प्रभाव था और सकारात्मक प्रभाव यह पड़ा कि अरबों का संपर्क ईसाइयों से हुआ। जो ईसाइयों की सोच थी, जो अरबों की सोच थी, वो अलग अलग थी, और जैसे ही ईसाई अरबों से मिले तो उनकी सोच भी विस्तारित हुई। अरबों के संपर्क से हुआ ये कि विलासिता की वस्तुओं की मांग बढ़ गई और पूर्वी देशों के साथ वाणिज्य का विस्तार हुआ। आगे और अरबों से संपर्क के बाद क्या क्या विकास हुए, और ये अरबों से संपर्क कहीं ना कहीं विश्व इतिहास में पुनर्जागरण काल में वो अंधेरे में निकली हुई रोशनी थी जिसका यूरोप के लोग इंतजार कर रहे थे। आगे आने वाली वीडियो में मैं अरबों से संपर्क के बाद की कहानी पर आपकी चर्चा करूंगा।
थैंक यू सो मच बच्चों। कैसा लगा आपको ये वीडियो जरूर मुझे बताइए। खुश रहिए, हमेशा मेहनत करिए और कुछ मत सोचिए।